हाँ प्यारे बच्चों, हम समझा रहे हैं आपको रूल ऑफ सेंटेंस। ये आप 7 टॉपिक याद रखोगे, इससे आपका सेंटेंस कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये पॉइंट रखने। 1 सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ब, 4 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 5 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 6 कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम, डेट्स, डेज, मंथ, ईयर्स। ये हमारे कहीं भी आ सकते हैं। टाइम है, डेट है, डेज है, मंथ है, ईयर्स, यानी समय, तारीख, दिन, महीना, साल। ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम सब्जेक्ट, यानी कर्ता। कर्ता तो सबको मालूम होता है, लेकिन इजी लैंग्वेज में इसे कहेंगे हम काम को करने वाला। जैसे अपने आप को आई बोलते हैं हम। आई कभी नहीं कहते, आई तब बोलते हैं जब हमारी उंगली किसी चीज के तले दब जाती है या भिज जाती है, तब हम इसे आई बोलते हैं। तो हम इससे बोलेंगे हम आई, और सारे मिला के हम सब बोलेंगे वे। और सामने वाला मोटा हो, छोटा हो या पतला हो या लोटा हो, उसे यू ही बोलेंगे। इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज है यू। दाऊ, दी, वो पुरानी इंग्लिश खत्म हो गई। इंग्लिश में उम्र में बड़ा हो या छोटा हो या पतला हो या मोटा हो, उसे यू ही बोलेंगे। अपने आप को आए, एक से ज्यादा मिला के हम बोलेंगे वी, और सामने वाले को यू। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी और इट। निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे पक्षी और पशु के बच्चे के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट का एक प्रयोग भी होता है ग्रामर में, इट और देयर का, वेरी इंपॉर्टेंट। वो मतलब आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, डॉगी का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और इंसान का भी हो सकता है। दे मीन्स होता है किसी 2 पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा जिसके बारे में बात करते हैं हम उसे दे बोलते हैं। हु का मतलब होता है कौन, किसने और जो। 3 मतलब होते हैं हु के। हु अगर शुरू में आता है सेंटेंस के में तो कौन और किसने, और बीच में आता है तो इसका मतलब जो और किसने बन जाता है। 1 यहां 1 2 3 नहीं है, ये अर्थ अलग चीज है, ये प्रोनाउन के हिसाब से है। यानी 1 का मतलब है यहां पे हर कोई। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला, अपने आप को आई बोलते हैं, हम सब मिला के वी बोलेंगे और सामने वाले को यू बोलेंगे। और जिसके बारे में बात करेंगे हम देख लेना है कि वो ही है या शी है या इट है या नेम है या वे एक से अधिक है यानी दे है, जिनके बारे में बात करते हैं। हु मीन्स कौन, किसने, जो। 1 मीन्स हर कोई। ये हो गए सब्जेक्ट, हमारे काम को करने वाला। दूसरे नंबर पे लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। जो हमारी वर्ब में हेल्प करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी सहायक क्रिया। जैसे इज, एम, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज और डिड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वे होते हैं हमारे मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अब देखो 3 वर्ब यानी काम, क्रिया। जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है यानी काम को होने वाला, जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है उसे हम क्रिया भी बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, जाना, स्पीक, बोलना, डू, करना, राइड मीन्स 2 पहिए का वाहन को चलाने को राइड बोलते हैं। जिस चीज के ऊपर सवार हो जाते हैं उसे हम राइड बोलते हैं, और जिसको हम ड्राइव करते हैं 4 पहिए के वाहन को, उसे ड्राइव बोलते हैं। और 2 पहिए के वाहन को राइड बोलते हैं, या किसी की सवारी करेंगे तब भी हम राइड बोलेंगे, या राइड द हॉर्स, राइड द बाइक। ड्राइव द ट्रैक्टर, ड्राइव द बस, ड्राइव 4 पहिए के वाहन को ड्राइव बोलते हैं। यदि हम रिक्शा खींचेंगे उसको हम पुल बोलेंगे, PULL। अब ये हमारी वर्ब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ब आती है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो हमारी डे और एडे को लगा के बनती है उन्हें हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं,
और जो वर्ब अलग अलग होती है या सेम होती है उन्हें हम इररेगुलर वर्ब बोलते हैं। यानी रेगुलर वर्ब तो आसान होती है और इररेगुलर वर्ब थोड़ी कठिन होती है, वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। फर्स्ट गो, वेंट, सेकेंड गॉन, थर्ड, फोर्थ गोइंग, और जिसमें एस या एस लगता है उसे हम फिफ्थ वर्ब बोलते हैं। इस तरह से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, जिसमें आईएनजी लगती है वो हमारी फोर्थ होती है, और जिसमें एस या एस लगता है वो हमारी फिफ्थ होती है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें एस लग रहा है, इसमें एस लग रहा है। किन वर्बों में हम एस या एस लगाते हैं? जिस वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड, इन शब्दों को याद रखना। जिस वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड ये आते हैं उसमें हम एस लगा देते हैं। जैसे गो में हमारा ओ आता है लास्ट में, तो उसमें हमने एस लगा दिया। स्पीक में के आ रहा है, इसमें केवल एस लगा दिया। तो फिफ्थ वर्ब बनाने के लिए फर्स्ट वर्ब में देखना होता है कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है। इसमें के आया, एस लगाया, इसमें गो आया, यानी लास्ट में वर्ब के बाद में ओ है। तो ये नियम याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। पहले नंबर पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, चौथे पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? ये सजीव होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। यानी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें ये देखने वाली बात है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेंगे। पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, और शी का ऑब्जेक्ट हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट। नेम किसी का भी हो सकता है, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही आएगा सेम। दे का ऑब्जेक्ट देम, हु का ऑब्जेक्ट हुम, और वन का ऑब्जेक्ट वन। ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज सजीव होती है। ये वर्ब के ठीक बाद आते हैं। फिर हमारा हो गया 5 नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव। जैसे चेयर है, मार्कर है, मोबाइल है, टेबल है, रोड है, रूफ है, पेन है, मनी है, स्कूल है, कार है, बाइक है। जो निर्जीव चीजें होती है सारे हमारे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो चीज सजीव होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा नियम याद रहना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट यानी पूर्ति करना, वाक्य को पूरा करना। जैसे लास्ट में आता है इनटू वेल, इनटू द वेल्स यानी कुएं में, इन द सी समुद्र में, ऑन द रूफ छत पर, एट द होम घर पर, इन द स्कूल स्कूल में, इन द सिटी शहर में, या इन द क्लास, इन द फील्ड, इन द विलेज, इन द मार्केट। ये सब हमारे कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस में जो बच रहा है उसे लास्ट में लगा दो, यानी सेंटेंस को पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट पूर्ति करना उसकी। और लास्ट में हमारा टाइम, डेट्स, डेज, मंथ और ईयर्स, इन्हें हम सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी। तो इस नियम को याद रखना बच्चों। रूल ऑफ सेंटेंस इज तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इससे सेंटेंस कभी हमारा गलत नहीं होता। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे तो यह इंटेरोगेटिव बन जाएगा। दैट्स एनफ, इट इज एनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।